गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो आई डॉक्टर काजल बोदवानी इज हेयर टू डिस्कस अबाउट आवर nth एग्जाम ऑफ द ईयर 2021। हम डिस्कस करने वाले हैं nth 2021 जो कि मेडिकल के लिए हुआ है, यानी जो क्लास 11th में मूव करने वाले हैं, अभी करंटली क्लास 10th में है, तो उनका हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका लेवल कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं with a biology session. Question number 19. A cellular process required for 1403 किलोजूल ऑफ एनर्जी। मुझे क्या दे रखा है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 1403 किलोजूल एनर्जी रिक्वायरमेंट है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी शुड बी ब्रोकन यूजिंग वाटर टू प्रोवाइड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी? यानी कि अगर हाइड्रोलाइसिस करना है, वाटर को ब्रेक डाउन करना है, तो कितने एटीपी के इस प्रोडक्शन होने चाहिए इस एनर्जी को यूज करके? हमें पता है जब 8 एटीपी प्रोड्यूस होता है हाइड्रोलाइसिस के टाइम पे, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब हमें इतनी एनर्जी दे रखी है और कितने मॉलिक्यूल्स है एटीपी के, तो हम एक्स मान ले। एक्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1403 किलो जूल एनर्जी। अब इनको अगर हम डिवाइड कर दें, x by 1 इक्वल्स टू 1403 डिवाइड बाय 30.5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड, दैट इज 46 number of ATP molecules are required to produce 1403 kilojoule of energy during hydrolysis. Clear? थोड़ा सा अगर हमें अमाउंट वैल्यू याद है कि 30.5 अमाउंट प्रोड्यूस होती है एनर्जी का, तब जाके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। Select the correct group of organisms which break down the food material outside their body and absorb the digested food material. हमसे पूछा है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं। तो इससे तो क्लियर है कि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते। पहला हिंट तो हमें यहाँ ये हो गया कि ये हेटरोट्रॉफ्स हैं। दूसरा, बॉडी के बाहर भी तोड़ रहे हैं और एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करेंगे उस फूड को, यानी बॉडी के बाहर उसको ब्रेक डाउन किया, फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस डाइजेस्टेड फूड को। तो हेट्रोट्रॉफ्स में हमें पता है ऐसे कौन होते हैं हमारे? सेप्रोट्रॉफ्स, जो कि किसको ब्रेक डाउन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर को। तो हम एक एक चीज को साथ में रिलेट करते हुए चल रहे हैं ताकि आपका क्विक रिविजन भी हो जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हमें पता है टिक्स क्या होते हैं हमारे? पैरासाइट्स होते हैं, ये तो नहीं हो सकता। ब्रेड, माउल्ड एंड ईस्ट, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं या सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, दिस इज करेक्ट। लीचेस एंड लाइस, अगेन पैरासाइट। टैपवर्म्स, अगेन पैरासाइट। सो आवर आंसर इज सेकंड, जो कि सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे? डेड एंड डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो मेरा टारगेट यहाँ है कि हम साथ में रिवीजन भी करते चलें एक एक टॉपिक का। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। अमंग्स द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन एरोबिक कंडीशन। अब अगर हम पहले ही रिएक्शन लिख लें एरोबिक कंडीशन की, एरोबिक कंडीशन की रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज कॉमन टू दी बोथ, वेदर इट इज एरोबिक और एनएरोबिक। तो हम लोग को क्या करना है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना होता है साइटोप्लाज्म में into pyruvate. Two molecules of pyruvate are produced. Then it's aerobic respiration, that is presence of oxygen. यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट और कहाँ पे अकर होगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मैं साइकिल की भी बात कर लेती हूँ यहाँ पे, तो मेंशन कर लेते हैं, ये होगी क्रेब्स साइकिल, और यहाँ पे हमारी हो गई ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में क्या बना मेरा? CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP। हमें पूरी रिएक्शन आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। क्लियर? तो हम एक बार ऑप्शन चेक कर लें। यहाँ तक तो सबका सेम है। आगे देखें, इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, नो। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये भी कैंसिल ही होगा। लैक्टिक एसिड, तो आंसर इज सेकंड। अगर हमें एक एक रिएक्शन अच्छे से याद है तो हम डायरेक्टली आंसर तक रीच कर सकते हैं। क्लियर? Moving to the next.
इफ अ पर्सनस लिवर इज डिवॉइड ऑफ बाइल डक्ट, अब बाइल डक्ट नहीं है उसके पास, तो मुझे यहीं से आ जाना चाहिए बाइल डक्ट का हिंट कि बाइल डक्ट का फंक्शन क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे बाइल डक्ट का, दैट इज, आप लोगों को याद होना चाहिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि लार्जर फैट लोब्यूल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करना. इमल्सिफिकेशन ऑफ fats, that is to convert larger fat droplets into smaller ones. यही फंक्शन होता है बाइल डक्ट का, डाइजेशन ऑफ फैट्स में काम करती है. पहला फंक्शन ये. दूसरा फंक्शन टू प्रोवाइड एल्कलाइन नेचर, क्योंकि हमें पता है स्टमक में एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है HCl, बाइल जूस एल्कलाइन कर रहा है, तो यहाँ आपका पूरा रिवीजन साथ में हो रहा है. तो हम ऑप्शंस देख लें. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स नो, डाइजेशन ऑफ फैट्स नहीं होगा, उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा अगर बाइल डक्ट एब्सेंट होगी तो. क्लियर. कार्ब्स का अगेन नो, एब्जॉर्प्शन अगेन नो, वो तो एब्जॉर्प्शन विलाई का काम होता है. बाइल डक्ट नहीं होगी तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होगा, प्लस अल्कलाइन मीडियम क्रिएट नहीं होगा. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23. इन ह्यूमंस द पर्सन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग बर्थ टू अ मेल चाइल्ड इज. अब दिस इज अ नाइस क्वेश्चन कि हमें अगर पूरा आता है कि कैसे उसका डायग्राम बनता है तो हम इजीली बता सकते हैं. सो लेट्स सी क्या है, हमसे क्या पूछा है इन लोगों ने कि परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड कितना है, कि मेल चाइल्ड को बर्थ देने के ह्यूमंस में कितना चांसेस है. तो हम एक बार चार्ट बनाते हैं हमारे पेरेंट्स का. पेरेंट्स रिप्रेजेंट XX, दैट इज अ फीमेल, एंड XY दैट इज अ मेल. ये हमारे पेरेंट्स हो गए या F0 जनरेशन हो गई. क्लियर. अब इनके हम गैमीट्स की बात कर लें जो आगे ट्रांसफर होंगे. तो यहां से तो आएगा एक सिंगल X और यहां से X एंड Y दोनों आएंगे. क्लियर. अब जो F1 जनरेशन बनेगी हमारी, यानी कि जो नेक्स्ट बर्थ देंगे जिसको क्रॉसिंग करवाएं, XX दैट इज अ फीमेल चाइल्ड, और सॉरी अ गर्ल चाइल्ड, एंड XY दैट इज आवर बॉय चाइल्ड और मेल चाइल्ड. क्लियर. यानी कि हमें दिख रहा है दोनों के चांसेस कितने हैं, 50-50% के दोनों के चांसेस हैं कंट्रीब्यूशन. पहला क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है. दूसरा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है बर्थ के लिए, ना कि फीमेल. तो हम देख लें हमें क्या पूछा है, गिविंग बर्थ टू अ मेल चाइल्ड कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हमें आंसर क्या हो जाएगा 50%. कि दोनों के इक्वल चांसेस हैं बॉर्न होने के, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, क्योंकि मेल के पास दोनों प्रेजेंट हैं X और Y, तो वो जब फीमेल के X के साथ कंबाइन करेगा तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट. अगेन दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन. In a monohybrid cross, two pea plants were crossed and produced 24 offsprings. चलो इसको सॉल्व करते हैं. I am rubbing this. चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 24 पे. हमसे क्या बोला है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि एक ही कैरेक्टर ले रखा होता है. पहला हिंट तो यही है. उन्होंने क्या बोला, टोटल कितने ऑफस्प्रिंग्स थे, 24 ऑफस्प्रिंग्स टोटल है उनके पास. आउट ऑफ दीज 18 शो डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफ फ्लावर और कलर. यानी कि मेरा कैरेक्टर क्या हो गया, फ्लावर का कलर, ये कैरेक्टर है उसके. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि उसने बोला कि उसका जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, यानी कि अगर मैं डोमिनेंट को कैपिटल V से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और रिसेसिव को स्मॉल v से. क्लियर. अब वो बोल रहा है कि डोमिनेंट जितने भी बने, यानी कि वो डोमिनेंट ये भी हो सकता है और डोमिनेंट ये वाला भी हो सकता है, दोनों टाइप हो सकते हैं, दोनों ही डोमिनेंट शो करेंगे फिनोटाइप, हमें पता है. वो कितने हैं, टोटल 18. अब मैं अगर 24 में से 18 को हटा दूं, यानी कि मेरे पास रिसेसिव कितने बचे, 6 ही रिप्रेजेंट हुए. अब मैं इनका अगर रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना आ रहा है, 3:1, जो कि मेरे मोनोहाइब्रिड का
रेशियो होता है जब मैं F1 जनरेशन को आपस में सेल्फ क्रॉसिंग कराती हूँ। तो एक बार मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बना लेती हूँ। चलो एक बार देखते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही। इसको हटा देते हैं, 3:1 का रेशियो है। तो अब एक बार हम यहीं पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस सॉल्व करते हैं कि मैंने कैरेक्टर इसका फ्लावर का डोमिनेंट का कैपिटल बी ले लिया, कैपिटल बी एंड स्मॉल वी, ये हो गई F0 जनरेशन या पेरेंट्स की बात। क्लियर। अब इसकी हम लोग गैमीट्स बनाए, तो गैमीट्स बना के क्या होगा, कैपिटल वी एंड इधर स्मॉल वी। अब F1 जनरेशन इनकी क्रॉसिंग कराए हम लोग आपस में, तो क्या हुआ, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर, यहां तक होता है, क्योंकि इससे पहले तो रेशियो 1:1 ही आता है, 3:1 तो नहीं आता, सारे डोमिनेंट आते हैं, रिसेसिव कहीं भी नहीं आता। लेकिन इसमें हमें पता है कि 6 रिसेसिव आएंगे ही आएंगे, इतना तो उसने बोल ही दिया। तो हम F1 जनरेशन को कंसिडर नहीं कर सकते, यानी कि हमारा जो ये वाला ऑप्शन है, अगर हम इसको नोटिस करें इस वाले को, तो ये तो क्लियरली कैंसिल हो गया कि प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव, क्योंकि 1:1 का रेशियो आता है यहाँ तो, ना कि 3:1 का। ये तो गया हम लोगों का फिनोटाइप की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब हमें पता है इन्हीं की सेल्फ क्रॉसिंग हो जाती है, तो इन्हीं की जब क्रॉसिंग होती है तो हमारा पुन्नेट स्क्वायर की बात करते हैं हम लोग, कैपिटल वी स्मॉल वी, अगेन कैपिटल वी स्मॉल वी, एक तरफ हमारी फीमेल एक तरफ हमारा मेल। इसकी बात कर लेते हैं, क्रॉसिंग कराएं, कैपिटल वी कैपिटल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी एंड स्मॉल वी, यानी कि डोमिनेंट कितने आ गए, 3, और रिसेसिव कितने आ गए, 1। ये हमारे पास आ गया। तो हमें ये रेशियो मिल गया कि जो इसी ने सेटिस्फाई किया था कि 18:6 यानी 3:1 का रेशियो था। तो अब मैं इसके पेरेंट को देखूं तो वो क्या आ गया, कैपिटल वी स्मॉल वी इंटू कैपिटल वी स्मॉल वी, इससे मेरा रेशियो आएगा 3:1। तो अब मैं इस ऑप्शन को अगर चेक करूं तो ये आंसर दे रखा है फर्स्ट में, सेकंड में नहीं है, रिसेसिव है, यहाँ अगेन डोमिनेंट क्रॉस हो रहे हैं, तो आंसर इज फर्स्ट। हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो याद है, तो हम क्लियरली यहाँ तक रीच कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट। और अगर आपको ये भी नहीं कि आप रेशियो भी भूल गए, तो ट्रिक ये होती है कि आप एक एक क्रॉस को सॉल्व कर लो, बट वो टाइम टेकिंग होता है। डायरेक्ट आप रेशियोज याद करो तो आप इक्वेशन बना सकते हो, नहीं तो फिर हम क्रॉस एक एक को सॉल्व करें क्रॉस को, तो हमें पता पड़ जाएगा कि रेशियो हम इस क्रॉस को जैसे ही सॉल्व करते पुनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू, तो हमको दिख जाता कि 3:1 का रेशियो आ रहा है, तो यही सेटिस्फाइंग हो गया, उसने आपका टाइम ही नहीं वेस्ट किया। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ दीज आर सेक्शन 2 मोर देन 1 आंसर टाइप। अभी तक हमारा सिंगल आंसर था, अब कौन सा चल रहा है, मोर देन 2। तो देखते हैं एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज और आर कॉमन टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि प्यूबर्टी के बाद कौन से चेंजेस दोनों में सेम होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, दोनों में नहीं होता। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी। थिन हेयर अपीयर ऑन लेग एंड आर्म, दोनों में आते हैं। हेयर्स अपीयर, हेयर ग्रोथ अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है दोनों में, सो बोथ आ जाएगा। सो आवर आंसर कैन बी दिस। स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली, यस हमें पता है कि सेबेशियस ग्लैंड एक्टिवेट होता है, पिंपल्स का सिक्रीशन होता है, एक्ने का प्रोडक्शन, तो ये भी दोनों में होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थिक हेयर ग्रोथ ऑन दी फेस, फेस पे थिक ग्रोथ, ये तो जनरली मेल्स में ही होती है, फीमेल्स में नहीं होती है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट इज सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ये टॉपिक हमें ध्यान रखना है कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन आप इजीली रिलेट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, X is the male reproductive part of a flower which produces pollen, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करी है, किसके, हमारे प्लांट्स की बात करी है। तो अब प्लांट्स में अगर हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हमारा स्टेमन की बात करी है, स्टेमन जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, जहां से हमारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। लेबलिंग अगर आपको याद हो तो हमारे पास 2 हो जाएंगे, एंथर एंड फिलामेंट, फर्स्ट एंड थर्ड। बाकी पेटल्स, पेटल इज फॉर टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स, इसका काम ये होता है। नेक्स्ट, स्टिग्मा, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिलिया कार्पल का, दैट इज गाइनोशियम का। तो स्टिग्मा का काम क्या होता है, हमारे पोलन ग्रेन्स को लैंड कराना, स्टिक करने के लिए।
क्लियर? यहाँ पे लैंड होते हैं हमारे कौन? पोलन ग्रेन्स। क्लियर? तो हम साथ में ही पूरा आपका रिवीजन लेके चल रहे हैं। प्लस स्टेमन का दूसरा नाम भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड्रोशियम। जैसे फीमेल का गाइनोशियम, मेल का एंड्रोशियम। तो आपको एक क्विक रिवीजन भी मिल रहा है इस वीडियो के थ्रू। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, assertion reason type of questions. Question 27. Humans use sexual mode of reproduction. हमें assertion दे रखा है, we know कि sexual mode of reproduction जहाँ दो parents involved हैं, gamete fusion होगा and उसी को हम बोलते हैं sexual reproduction, जहाँ identical copies produce नहीं होती है. This is true. In early teenage areas, a whole new set of changes occur that cannot be explained simply as body enlargement. Yes, ऊपर ही हम लोग बात करके आए कि टीनेज में प्यूबर्टी होती है, उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं जो कि जनरली बॉडी एनलार्जमेंट की तरह डिफाइन नहीं किया जा सकता. दिस इज ऑल्सो ट्रू. बट क्या अगर हमें इसका ये चेक करना है, यानी कि ये दो तो गए स्टेटमेंट, बचे मेरे ये दो. अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमें हमेशा असर्शन के आगे बिकॉज लगा के चेक करना चाहिए. तो ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज इन अर्ली टीनेज एरियाज a whole new set of changes that cannot be explained simply as body enlargement. क्या मैच हो रहा है? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहीं भी जस्टिफिकेशन रीजन में है क्या? नहीं. हमें दिख रहा है ये तो प्यूबर्टल चेंजेस की बात कर रहा है और ये सेक्सुअल चेंजेस के बारे में, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए थी. तो ये तो रीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो आवर आंसर विल बी सेकेंड. Assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Clear? Moving to the next. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. अब हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें मैच करने हैं और इन ऑप्शंस में हमको फिल करना है कि कौन कौन सा है. तो एक बार देख लें. कॉलम 1 में दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव हो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव हो, दोनों के पार्ट्स के साथ साथ हमें फंक्शन प्लस लेबलिंग हमेशा आनी चाहिए. यहां से क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है. चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड्स हो, कोई भी एग्जाम हो, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं. तो क्या क्या पार्ट्स हमें ध्यान रखने हैं यहाँ पे, कि उसके पार्ट्स यानी कि उसकी लेबलिंग प्लस उसके फंक्शंस, ये हमें पता होने चाहिए. एक एक पार्ट के डायग्राम अच्छे से आना चाहिए. क्लियर? तो अब हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यहाँ बात की है. तो पहले मैं देख लूं क्या है. यूट्रस. हमें पता है यूट्रस ही वो प्लेस है फीमेल की जहां पे इम्प्लांटेशन होता है फिटस का. तो हम ऑप्शन में देख लें, एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड है. सो ए का क्या हो गया? क्यू. क्लियर? प्लेसेंटा. अब एक ये वो बैरियर है मदर और फीटस के बीच में जहां से न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब अकर होता है. तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो. बी रिप्रेजेंट्स माय एस. क्लियर? नेक्स्ट, ओविडक्ट. ओविडक्ट का दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब की हम लोग बात करें, यानी कि वहीं पे वही प्लेस है फेलोपियन ट्यूब जहां पे मेल और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. तो ओविडक्ट रिप्रेजेंट्स माय पी. फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर. एंड लास्ट, ओवरी. ओवरी वो प्लेस है जहां पे फीमेल गैमेट यानी कि एग्स का प्रोडक्शन होता है. तो डी रिप्रेजेंट्स माय आर, थाउजेंड्स ऑफ एग. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. ए का क्यू. नेक्स्ट हम लोगों का बी का, ए का क्यू, बी का एस. सॉरी, भी हमको टिक लगाने हैं यहाँ पे, हमको ऐसे नहीं करना है. तो आपको कैसे मार्क करना है आंसर भी एक बार हम देख लेते हैं. ए का क्यू, तो ऐसे आपको टिक लगा के आना है. बी का एस, सी का पी एंड डी का आर. आपको ऐसे टिक लगा के आना है. इन्होंने दिखा रखा है कि यू हैव टू टिक दी बॉक्सेस. क्लियर? तो अब तक हमने देखा कि लेवल कैसा था. एक बार हम लोग एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं क्लास 10th वालों के लिए. तो इस टॉपिक से मैंने क्लियर कर दिया कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं. दोनों का एक एक लेबलिंग यानी कि पार्ट्स प्लस उसके फंक्शंस हमेशा पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट दे दिए जाते हैं. प्लस कौन से हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं वहां से, ये भी हमें याद रख लेना चाहिए उसी टाइम पे. क्लियर? और अगर हम बात करें पिछले टॉपिक्स की, तो अगेन
हम लोगों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस और प्यूबर्टल चेंजेस, जो कि ऊपर भी आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ही टॉपिक का क्वेश्चन है, अलग अलग तो है नहीं हमारी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ हम बात कर लें अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका एक एक पार्ट हमें डायग्राम आना चाहिए। और मेल पार्ट यानी कि हमारा स्टेमन एंथोफिलामेंट, और फीमेल पार्ट गाइनोशियम यानी कि पिस्टिल कार्पल, उसका स्टिग्मा सेल, ओवरी, सबके फंक्शंस आने चाहिए। और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में, हमें ये भी आइडिया होना चाहिए। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल फ्लावरिंग प्लांट। सॉरी, अगेन प्यूबर्टल चेंजेस से क्वेश्चन था। बात करें हमारा इंपॉर्टेंट मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के सारे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो हमें सब आने चाहिए, तब जाके ही हमें टिप्स पे बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियोज की बात कर ली हमने। उसके अलावा अगेन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, वो हमने पूरा सॉल्व किया था। उसके अलावा डाइजेशन से यही क्वेश्चन था हम लोगों का कि क्या है कि बाइल डक्ट का, यानी कि उसके एक एक पार्ट्स का हमें आना चाहिए, कौन सा एंजाइम कहाँ पे रिलीज हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, कौन सा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ये सारे स्टेप्स आने चाहिए। नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक की हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट अगर हमें यहाँ हिंट हो गया तो हम हेटेरोट्रॉफ्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमें अमाउंट याद होना चाहिए, 30.5 किलो जूल पर मोल रिलीज होता है, तब जाके 46 एटीपी बनेगा। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमें एक एक इंफॉर्मेशन अच्छे से याद है तो हम आंसर्स तक रीच कर सकते हैं। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। थैंक यू।